नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 20वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम जीके के प्रीवियस ईयर के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनसे बनते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। और आप सभी जानते हैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा रही है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक। ठीक है, इसको डेवलपमेंट कर देना, रूरल डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बैंक की जगह पर क्या कर देना है? डेवलपमेंट। नाबार्ड को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे आपको पूछेगा नाबार्ड की फुल फॉर्म, आपने बता दी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ठीक है, नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कई बार पेपर में पूछी गई है। आपको पूछेगा नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 1982 में हुई, उस समय 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। यह भी पेपर में पूछा गया है। आपको पूछा जाएगा नाबार्ड की जो स्थापना होती है किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति या शिवरामन कमेटी की सिफारिशों पर होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, इनको आप नोट करते हुए जरूर चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान की खेतड़ी बेल्ट किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। जो ये खेतड़ी है राजस्थान में, खेतड़ी बेल्ट पूरी, ये तांबे के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन हाल ही में यूपीएसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये फैसला कब लिया गया कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा? तो आपको याद रखना है, ये फैसला 2010 में लिया गया। ठीक है, यानी कि इसका डिसाइड कब किया गया? ये डिसाइड किया गया 2010 में 29 जुलाई को। आपको डायरेक्टली ये 2010 तो नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वसंत विषुव कब होता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी यूपीएसएससी में पूछा गया है, और वसंत विषुव ये किस तारीख को होता है ये पूछा गया। राइट आंसर है 21 मार्च को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, ये विषुव होता क्या और वसंत विषुव क्या है जो 21 मार्च को होता है? सबसे पहले हम जानेंगे विषुव क्या होता है। इंग्लिश में इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ये क्या होता है? जब सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा, जो हमारी विषुवत रेखा होती है, जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, उसके ऊपर परपेंडिकुलरली पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, और दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि 12-12 घंटे के हो जाते हैं दिन और रात। इस कंडीशन को हम विषुव कहते हैं। ठीक है, विषुव यानी जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो उसको हम कहते हैं विषुव। इसके कारण होता क्या है? हमने देखा कि रात और दिन बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, तब दिन और रात की अवधि में क्या होता है? दोनों बराबर हो जाते हैं। ये कंडीशन साल में 2 बार बनती हैं, एक बार गर्मियों के मौसम में, एक बार सर्दियों के मौसम में। ठीक है, प्रॉपर सर्दियों का नहीं, लेकिन सीजन शुरू हो जाता है। तो कब कब है? जो गर्मियों के मौसम में पड़ता है उसे हम 21 मार्च को पड़ता है, और उसको कहते हैं बसंत विषुव। ठीक है, और जो दूसरे मौसम में पड़ता है वो पड़ता है हमारा 23 सितंबर को, जिसे शरद विषुव कहा जाता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई और दोनों दिन भी मैंने आपको बताए। बसंत विषुव पूछा गया था, 21 मार्च सही आंसर है।
बसंत विषुव की जगह पर अगर आपको शरद विषुव पूछा होता तो आंसर होता 23 सितंबर। ठीक है, ये तो हमने बात करी जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर परपेंडिकुलरली पड़ता है। अगर सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर परपेंडिकुलरली पड़ता है तो उसको हम कहते हैं कर्क संक्रांति। ठीक है, जो पड़ती है 21 जून को, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न बनता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। और जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर परपेंडिकुलरली पड़ता है, लंबवत पड़ता है, तब होता है मकर संक्रांति, जो कि 22 दिसंबर को होती है और जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये चारों प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, चारों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है और हाथियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका और कई बार भी हम इसको भी देख चुके हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हमने लास्ट वीडियो में भी देखा 9 दिसंबर को हुई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है। 13 दिसंबर को इसकी तीसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे रखा जाता है। तो 2 प्रश्न बन गए, किसने रखा? नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 ये प्रस्ताव इन्होंने रखा। ये प्रस्ताव पारित कब हुआ? संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकृत कब किया गया? तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। प्रस्ताव रख तो इन्होंने 13 दिसंबर को दिया, स्वीकृत होता है 22 जनवरी 1947 को। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? अब देखिए, लक्षद्वीप को लेकर भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो सीरियल वाइज हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, बस आपको इनको नोट करना है। देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसका गठन कब हुआ? हमने लास्ट वीडियो में देखा 1956 में। ठीक है, इसके जो आधिकारिक भाषा है यहाँ पर मलयालम बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और ये क्वेश्चन यूपीएसएससी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम। आपको पूछा जाता है लक्षद्वीप कौन से समुद्र में या कौन से सागर में है? बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में है? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर है? अरब सागर में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? कितने द्वीपों का ये समूह है? तो ये भी याद रखना है, लक्षद्वीप 36 द्वीप समूह का एक यहाँ पे द्वीप है। ठीक है, यानी कि 36 द्वीप हैं यहाँ पर, उन सबको मिलाकर बनता है लक्षद्वीप। नंबर पूछा जाता है कितने द्वीप हैं? 36। आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम। इन 36 में से केवल 11 द्वीपों में आबादी रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश इसका गठन कब हुआ? ये हुआ 1956 में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो देखिए, ओणम जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा और ये भी यूपीएसएससी के अंदर पूछा गया था। आज के वीडियो में अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे, अभी इससे पहले ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एसएससी के द्वारा पूछे गए थे। अलग अलग एग्जाम में, जीडी में पूछे गए, सीएचएसएल में पूछे गए, सीजीएल में पूछे गए। आज आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये यूपीएसएससी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा आयोग भी यहीं से ज़्यादा प्रश्न उठाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओणम त्यौहार कहाँ मनाया गया है, कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करी थी? यानी कि प्रेस के ऊपर पाबंदियां लगाना सबसे पहले किसने शुरू किया था? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, वेलेज़ली ने
किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लिट्टन मत कर देना। लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया था, उसने भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया कि सबसे पहले किसने लगाया। तो सबसे पहले प्रेस के ऊपर सेंसरशिप यानी कि प्रतिबंध लगाने की शुरुआत किसने करी? ये करी थी वेलेज़ली ने। ठीक है, 1799 में इसने एक प्रेस नियंत्रण अधिनियम पारित करवाया और उसके तहत इसने सभी समाचार पत्रों पर यह जरूरी कर दिया कि जो भी समाचार पत्र छापेगा उसे उसमें मालिक का नाम, अखबार में क्या छापा है, कहां से छापा है अखबार, पूरा एड्रेस छापना होगा। ये इसने अनिवार्य कर दिया ताकि अगर कोई सरकार के विरुद्ध छापे उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो प्रेस पर सर्वप्रथम सेंसरशिप वेलेज़ली ने लागू करी और इसी पाबंदियों को जो वेलेज़ली ने लागू करी थी इन्हीं को हटाता है आगे जाकर चार्ल्स मेटाकाफ। ठीक है, और तभी चार्ल्स मेटाकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। चार्ल्स मेटाकाफ के बाद लिट्टन भारत का वायसराय बनता है बाद में आपका ये 1878 के करीब, और ये लेकर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इसको हटाता है बाद में जो तुरंत लिट्टन के बाद बनता है रिपन। ये सारा क्रम आपको याद रखना है, पहले किसने लगाया, फिर मेटाकाफ ने हटाया, फिर लिट्टन ने लगाया और रिपन ने हटाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। अब देखिए रणजीत सिंह को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। सिख साम्राज्य को लेकर हम पूरे जो एक वीडियो है ऑलरेडी बन चुका है, पूरे वन लाइनर के रूप में मैंने आपको पूरा सिख साम्राज्य, सिखों के जो स्थापना हुई थी, सिखों के 10 गुरु और उसके बाद जो पूरा इनका राजनीतिक इतिहास है महाराजा रणजीत सिंह को लेकर, और उसके बाद जब पंजाब का विलय हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, पूरी कहानी हम एक सिंगल वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। देखिए रणजीत सिंह की 2 राजधानियां थी, एक इनके राजनीतिक राजधानी यानी कि इनके मुख्य राजधानी जहां पर ये शासन करते थे, एक थी इनकी धार्मिक राजधानी। ठीक है, तो धार्मिक राजधानी अगर पूछा जाएगा तो अमृतसर उसका आंसर होगा, और अगर सिंपल राजधानी पूछे या राजनीतिक राजधानी पूछे तो लाहौर इसका आंसर होगा। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगर प्रश्न में लिखा होता कि महाराजा रणजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी वो कहाँ थी? अमृतसर। सिंपल राजधानी पूछेगा तो लाहौर। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, जो महाराजा रणजीत सिंह थे इन्होंने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा हुआ था, प्रश्न बन सकता है। तो रणजीत सिंह ने अपने पूरे शासन को या पूरे अपने साम्राज्य को 4 सूबों में बांटा हुआ था। ये सूबे कौन कौन से थे? एक सूबा था पेशावर, ठीक है, दूसरा सूबा था कश्मीर, तीसरा मुल्तान और चौथा सूबा था लाहौर। तो ये 4 सूबे थे जिनमें इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को बांटा हुआ था। पूछा जाता है, आप इनको नोट जरूर करें, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? देखिए विलियम हॉकिंस ये मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है, और किसके दरबार में ये गया, क्वेश्चन बनता है, और कब गया? तो देखिए विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज, और ये जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, किस वर्ष गया था? 1608 में ये जहांगीर के दरबार में गया। किसका राजदूत बनकर ये गया था? जब इंग्लैंड से आया होगा तो वहां भी तो कोई शासक होगा जिसका ये राजदूत बनकर जहांगीर से मिलने गया, तो उस समय इंग्लैंड का शासक था जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था विलियम हॉकिंस, जो कि किसके दरबार में गया? जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने इसको कौन सी उपाधि दी? क्वेश्चन बनता है, जब विलियम हॉकिंस इसके दरबार में गया तो जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। क्वेश्चन बनता है, जो विलियम हॉकिंस है इसको इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। कौन से वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के वन हैं जो आपके साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं, इनका विरोध करते हैं, अवरोध का काम करते हैं वहां पर? ये वन कहलाते हैं मैंग्रोव वन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है,
सुंदरवन डेल्टा एक रामसर साइट भी है, ठीक है, रामसर सूची में ये शामिल है। कब इसे शामिल किया गया था? तो जो सुंदरवन डेल्टा है इसे रामसर सूची में 2019 में शामिल किया गया था। कहां पर है आप सभी जानते हैं, सुंदरवन जो ये डेल्टा है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। इसे रामसर सूची में कब शामिल किया गया? 2019। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैंने आपको बताया कि रामसर सूची में है ये? क्योंकि अगर आपको प्रश्न बने भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, तो वो है सुंदरवन डेल्टा, जहां पर ये मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है, क्वेश्चन रामसर साइट से पूछे जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अब देखिए, संविधान में एक आर्टिकल है जिसके तहत यह कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते कि उनको वो एडवाइस माननी ही है, ठीक है, वो केवल एडवाइस ले सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल है आर्टिकल 143, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, तो आर्टिकल 143। अब राष्ट्रपति को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के स्थापना को लेकर नहीं, जो अदर हैं उनके कार्यों को लेकर। स्थापना को लेकर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। एक आता है आर्टिकल 61, आप सबने पढ़ा होगा। आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाते हैं? आर्टिकल 61। एक है आर्टिकल 72, अगर राष्ट्रपति को किसी भी आरोपी को या जिसको सजा हो चुकी है उसकी सजा को माफ करना है, क्षमा करना है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का इस्तेमाल करते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति वो किस में है? आर्टिकल 72 में। आप जानते हैं राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, किस आर्टिकल के तहत? तो महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है, किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। अध्यादेश जारी वो 123 के तहत करते हैं। जो सीएजी होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति 148 के तहत करते हैं। और हर 5 साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, आर्टिकल 280 के तहत। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको याद रखना है, जल्दी से इनका रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की समाधान जो क्षमादान की शक्तियां हैं, ठीक है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 148 जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति। और आर्टिकल 280 यानी वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा गया है? देखिए, भारत के संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर बजट को वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इंग्लिश में बात करें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक है, वार्षिक वित्त विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपको याद रखना है, भारत के संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बजट के लिए वार्षिक वित्त विवरण का इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 112 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूके में भी और यूपी में भी, और एसएससी भी इसको पूछ चुका है। जो भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है इसे लागू किया गया था 1948 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने करी है? तो गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और इसको बर्बाद किसने किया, जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? तो वहां के पुस्तकालय का ये नाम था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, यूपीएसएससी ने इसको पूछा था। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो कि किस पार्टी के सदस्य थे? जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी थी, ठीक है, इन्होंने ही बनाई थी भगत सिंह के साथ मिलकर 1928 में, ठीक है। जब ये घिर जाते हैं पुलिस से, ये उस समय थे इलाहाबाद में। किस शहर में थे? इलाहाबाद के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है एल्फ्रेड पार्क, ठीक है। और इसी पार्क में जब ये पुलिस से घिर जाते हैं तो ये खुद को गोली मारकर वहां पे शहीद हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है जगह का नाम, पार्क का नाम और स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछा जाता है। इलाहाबाद या अब जिसका नाम है प्रयागराज। नेक्स्ट है हमारा गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए, गैलरेस ज्वालामुखी जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जो दुनिया में अभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जितने भी हैं उनमें से ये एक है, ठीक है। यानी कि मोस्ट एक्टिव ये सक्रिय आपका ज्वालामुखी है। किस देश में है? तो ये कोलंबिया में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अब देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण करता है, उनकी रक्षा करता है? राइट आंसर है यहाँ पर आर्टिकल 29। जो अनुच्छेद 29 है ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, भारत के अंदर कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं, कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो भारत में वर्तमान में 6 समुदायों को दिया गया है। कौन कौन है? मुस्लिम समुदाय, पारसी समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, बौद्ध समुदाय और जैन समुदाय। तो ये 6 अल्पसंख्यक है। तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि इन 6 में से अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है। इनके साथ इस आधार पे कि इनकी भाषा या इनकी जाति, इनका धर्म, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कहता है? आर्टिकल 29, ठीक है। और कितने हैं अभी अल्पसंख्यक? 6 हैं। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए, असम के अंदर चाय कंपनी की स्थापना कब होती है ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। अब इसके पीछे आपको एक छोटी सी कहानी आपको समझनी होगी जिससे आप इसको हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। आप जानते हैं 1833 में एक एक्ट आता है जिसके तहत चीन के साथ जो चाय का व्यापार का एक अधिकार था वो खत्म कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। यानी कि जो कंपनी थी वो अब शासन नहीं करे, वो अब एक अधिकार नहीं प्राप्त था उसे, ठीक है, उसके साथ व्यापार करने का, चाय का व्यापार करने का चीन के साथ। 1833 का एक्ट। इसके बाद हुआ क्या? भारत के अंदर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की जाने लगी, ठीक है। चाय बागान पहली बार असम में स्थापित किया गया था और ये चाय बागान 1835 में स्थापित किया गया, ठीक है। यहाँ से जब बागान में चाय बनी, चाय की प्रोडक्शन हुआ, उसको यूरोप में जाकर बेचा गया। जब बेचा गया तो काफ़ी ज़्यादा फायदा कंपनी को हुआ। अब कंपनी ने क्या किया, इस क्षेत्र में जो व्यक्तिगत कंपनियां थी उनको आवंटित करना शुरू कर दिया। यानी कि जो भी चाहता है यहाँ आगे कंपनी लगाना चाहता है उनको उन्होंने आवंटन करना शुरू कर दिया ज़मीनों को या इन बागानों को, क्योंकि चाय बागान स्थापित हो चुके थे 1835 में। तो इसी प्रकार जो पहली कंपनी आई 35 में इन्होंने बागान लगाए, उसके बाद बेचा, फायदा हुआ, तो इन्होंने जो प्राइवेट प्लेयर्स थे यानी कि जो वहाँ की व्यक्तिगत कंपनियां थी उनको बुलाना शुरू कर दिया कि अगर आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो इसी क्रम में पहली कंपनी जो आई असम में वो 1839 में आई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। जो कंपनी के चाय बागान थे उन्होंने उनका आवंटन जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको करना शुरू कर दिया और इन कंपनियों में जो सबसे पहले कंपनी आई वो आई 1839 में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1839। शॉर्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मैं जानता हूं, तो शॉर्ट में मैं आपको जल्दी से दोबारा से बता देता हूं। देखिए 1833 में चाइना के साथ चाय का जो एक अधिकार कंपनी को प्राप्त था वो खत्म कर दिया गया। अब कंपनी ने अपने बागानों लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। और जब इन्होंने चाय बागान लगाए, फायदा हुआ। असम में सबसे पहले लगाए थे 35 में, यूरोप में बेचा। जब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हम भी इसका व्यापार करना चाहते हैं तो उन्होंने बागान बांटने शुरू कर दिए प्राइवेट कंपनियों को और उसी क्रम में पहली कंपनी 1839 में स्थापित हुई। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी यूपीएसएससी में पूछा गया था।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज़ का भाग 20 हमने यहाँ पर देखा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या खास तौर पर इस 20 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा और आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।